So in the fourth generation, we had C++, Visual Basic, and Java. All those are related to object-oriented programming. But again, out of these three programming languages specifically, Java has the higher popularity. Again, उसका रीजन कहीं ना कहीं बिलोंग करता है जो हम लोग कल डिस्कस किए थे अबाउट द रेंज ऑफ जावा, कि वो स्टैंडर्ड एडिशन, मोबाइल एडिशन और एंटरप्राइज एडिशन, तो डिफरेंट एस्पेक्ट से डिफरेंट सेगमेंट्स पे वो वर्कआउट करता है या अपना फंक्शनैलिटीज को प्रोवाइड करता है. सो ज्यादा स्कोप है डेवलपमेंट का जावा के थ्रू एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टू लैंग्वेजेस मेंशन्ड. बट ऐसे बोलने से हम लोग कहीं भी ये मीन नहीं कर रहे हैं कि दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक या और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत कम दर्जे का है, लोअर लेवल का, ऐसा कुछ बात नहीं है. एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज फाउंड इट्स ओन फीचर्स एंड इट्स फीट्स अक्रॉस द डोमेन. तो हर एक को अपना अपना स्पेशलाइजेशन पता है. जावा क्यों पॉपुलर हुआ, इसके पीछे एक रीजन ये आ रहा हमारे पास कि इंटरनेट अपने टाइम पे जब पॉपुलर हुआ, घर घर तक कंप्यूटर्स पहुंचे, how computers started to become a household item. It was such a popular at that time कि अब घर घर पे जो है स्कूल स्टूडेंट्स या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स या वर्किंग लेडीज, ये लोग भी कंप्यूटर और उसके फंक्शनैलिटी से एक्वेंटेड होने लगे. अभी तो जो एरा है, इनफैक्ट हमारे घर का छोटा बच्चा भी जो है स्कूल गोइंग, उसको भी कंप्यूटर और मोबाइल ऑपरेट करना बेहतर तरीके से आता है. बट थिंक ऑफ अ सिचुएशन जहां आपके एक जनरेशन या दो जनरेशन पहले वाले लोग जो आपके घर में अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको बताया जाए कि मोबाइल कैसे ऑपरेट करना है या कंप्यूटर कैसे चलाना है, तो दैट इज अ वेरी हेक्टिक टास्क, राइट? ठीक है. अगेन इट कुड हैपन टू ऑल ऑफ अस ऑल्सो. जब हमारा नेक्स्ट जनरेशन कुछ और टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर जाएगा तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा उस चीज को एब्जॉर्ब करना. तो उसी तरह से जब कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों ही वाइड स्प्रेड होने लगे और उनका एक्सेप्टेंस घरों घरों तक पहुंचने लगा, so we required the use of languages which are capable enough of creating uh, web based applications, या ओवर द इंटरनेट जो हमारा फ्लो ऑफ डेटा हो रहा है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए या उनके रिगार्डिंग कैसे एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएं, तो उसके रिगार्डिंग कुछ नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सोचा गया. एंड दैट्स वेयर जावा केम इनटू पॉपुलैरिटी और एग्जिस्टेंस. जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उससे पहले बन गया था, ठीक है, कोर एस्पेक्ट्स जो थे उसके बन गए थे, बट स्टिल जो अभी जो इंटरनेट रिलेटेड जो हम बात उठाए हैं उसको वो सक्सीड करने के लिए जावा इंट्रोड्यूस फ्यू मोर फीचर्स, फ्यू मोर फंक्शनैलिटीज, फ्यू मोर कॉन्सेप्ट्स, जो कि जावा को और भी ज्यादा पॉपुलर, और भी ज्यादा वाइड स्प्रेड और भी ज्यादा रियलिस्टिक बना पाए. रियलिस्टिक इन द सेंस के ज्यादा से ज्यादा लोग अब उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जुड़ने लगे. ठीक है, आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अगर काम कर रहे हो तो आप उससे जुड़ते हो या आप उसको एक्सेप्ट कब करते हो, जब आप उस पर कंफर्टेबल फील करते हो. ठीक है ना, कि हाँ अब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम आसानी से समझ करके इस प्रोग्राम्स लॉजिक्स डेवलप कर पा रहे हैं, एप्लीकेशंस बिल्ड अप कर पा रहे हैं, देन यू फाइंड योरसेल्फ एज एट अ कंफर्टेबल प्लेस व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो अगर आप लोगों ने सी पढ़ा अच्छे से, अगेन जावा पढ़ रहे हो, नेक्स्ट अगर कहीं पाइथन पढ़ते हो या दूसरा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो आप कंपेयर कर सकते हो कि ईज ऑफ यूज या आपका कंफर्ट जोन कौन से लैंग्वेज में बेहतर है. उसके बेसिस पे आप अपना फ्यूचर उसके हिसाब से डेवलपमेंट में डाल सकते हो, राइट? तो ये एक रीजन आया जिसके चलते जावा जो है पॉपुलर हुआ या उसका एक्सेप्टेंस हायर लेवल पे गया. नाउ एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए हम लोग को प्रिंसिपल्स जो फॉलो करना पड़ा वो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि आप जो प्रोग्राम बना रहे हो, एवरी प्रोग्राम मस्ट हैव आइदर ऑफ द गिवन फॉलोइंग फीचर्स या फॉलोइंग प्रिंसिपल्स. तो 6 बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. एंड
ये इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स जो हैं ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आगे चल करके ये हमारा एक एक चैप्टर्स या मॉड्यूल्स बनने वाला है. ओके, सो आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट थ्रू माय सिस्टम, इट विल टेक अ मोमेंट. तब तक हम लोग डिस्कस करते हैं. तो 6 प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या हैं? फर्स्ट वन इज द क्लास, सेकंड वन इज द ऑब्जेक्ट, थर्ड इज योर polymorphism, fourth could be your inheritance, 4 हो गए. fifth is data abstraction, and sixth is I'm missing out on one, uh, encapsulation, right? So class, object, polymorphism, inheritance, encapsulation and data abstraction. ठीक है, ये 6 हैं. These are the following 6 principles on which the object oriented programming is based upon. आप लोग दोनों के साथ एक चीज अच्छा है यहाँ पे कि आप लोग दोनों ने C++ का प्रोग्राम किया है कहीं ना कहीं. अब इस बात से उठाते हैं एक बात को कि क्या C++ का अगर हम एक प्रोग्राम देख रहे हैं, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंपल प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, क्या इस प्रोग्राम में हमको एक क्लास या ऑब्जेक्ट या दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है क्या? Can't I create a C++ program where I can simply add 2 numbers but I don't use the principles of OOP? यस सर, सी प्लस प्लस में हम लोग विदाउट क्लास यूज किए ये एडिशन वाला प्रोग्राम कर सकते हैं. राइट, जैसे हम लोग सी में बनाते थे, हेडर फाइल रहता था, मेन मेथड रहता था और उसके अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करके यूजर से वैल्यूज इनपुट करा करके हम लोग काम करते थे. सिमिलर टू दैट सी प्लस प्लस में भी होता है. द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज द कमांड्स ऑफ प्रिंटफ स्कैनफ जो सी में था वो सी आउट और सी इन के नाम पे यहाँ पे आ जाता है. हेडर फाइल्स जो हमारे पास हैश इंक्लूड stdio और conio थे वो यहाँ पे io स्ट्रीम निकल के आ जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट लॉजिक में कोई चेंज नहीं होता है, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन में कोई चेंज नहीं होता है, यूजर से इनपुट में कोई चेंज नहीं होता है. राइट. हाँ, आगे चल करके सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम पे बेस्ड थे उसको हम लोगों ने धीरे धीरे इनकलकेट किया अपने प्रोग्राम्स में. बट जावा पे जब बात आती है, जावा एकदम कोर लेवल से ही बोलता है आप जितना भी सिंपल प्रोग्राम बनाओ, कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो या ना हो, एक सिंगल स्टेटमेंट वाला प्रोग्राम हो या पूरा पैसेज पैराग्राफ लिख रहे हो, स्टोरी लिख रहे हो, द कॉन्सेप्ट ऑफ जावा इज लीस्ट इंटरेस्टेड ऑन दोज थिंग्स बिकॉज ये सब एंड यूजर के पर्सपेक्टिव का बात है. वो बोल रहा है कि एक स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट जावा प्रोग्राम. आपका हर प्रोग्राम जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम पे बेस होना चाहिए. इसका मतलब है कि हम सिंपलेस्ट प्रोग्राम भी अगर कोई जावा में लिख रहे हैं तो उसमें मिनिमम कम से कम उसमें क्लास का कॉन्सेप्ट होगा अवेलेबल. A Java program cannot be considered outside of the class. तो आप एक क्लास बिल्डअप करते हो, उसके अंदर आप फंक्शंस डालते हो और वो फंक्शंस के अंदर हम लोग जैसे फंक्शंस को यूज करते थे सी में या सी प्लस प्लस में, सिमिलर टू दैट जावा में भी वैसे ही यूज होगा. सो इससे ये पता चला कि जावा में जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं आई मस्ट हैव द इन हैंड नॉलेज ऑफ what are these classes and objects and all the principles of OOP. ठीक है, उसके बिना हम लोग काम नहीं कर सकते हैं. तो क्लास से पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, क्लास से पहले स्टार्ट करते हैं. बट क्लास स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि हम लोग को ऑब्जेक्ट पहले समझना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है. ऑल्दो हम लोग हो सकता है पहले कुछ प्रोग्राम्स में ऑब्जेक्ट कभी यूज ही ना करें, लेकिन अंडरस्टैंडेबिलिटी या एक लिंकअप क्रिएट करने के लिए हम लोग को पहले ऑब्जेक्ट समझना चाहिए. ऑब्जेक्ट का जो बेसिक डेफिनेशन अक्रॉस द बुक्स एंड इंटरनेट हम लोग को जो मिलता है वो बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट इज एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी. ठीक है ना, एन ऑब्जेक्ट इज एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट हैज some properties and behavior.
तो आप अगर एक पेन पकड़ के बैठे हो, आपके पास एक मार्कर है, डस्टर है, या कोई भी यूटेंसिल आपके पास है, अगर मोबाइल यूज करे तो मोबाइल को कंसीडर कर लो, लैपटॉप कंप्यूटर यूज करे तो उसको कंसीडर कर लीजिए, टेबल चेयर, वॉट एवर यूटेंसिल यू फाइंड इन योर नियर विसिनिटी, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। क्या बोला? एन ऑब्जेक्ट इज एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी that has some properties and attributes, या attributes and behavior we can say। अब ये attributes and behavior क्या है? So let us consider thinking about a pen or a marker or a pencil। ठीक है, आप एक पेंसिल को जब होल्ड करते हो तो उसका एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर क्या है? तो आप दुनिया के किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को इन दो पॉइंट्स पे अगर जस्टिफाई कर पाते हो तो वो एक ऑब्जेक्ट बन सकता है। क्या है दो चीज? कि उसके एट्रीब्यूट्स क्या है और उसका बिहेवियर क्या है। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पेन, तो उसका एट्रीब्यूट्स क्या हो सकता है? तो वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स फिजिकल एट्रीब्यूट्स, कि वो उसका शेप क्या है, साइज क्या है, कलर क्या है, मटेरियल किस क्वालिटी का है, सॉलिड है कि रबर बेस्ड है कि ग्लास बेस्ड है, मेटल है। ठीक है, डिफरेंट थिंग्स कैन बी कंसिडर्ड। एंड उसका बिहेवियर क्या हो सकता है? कि वो किस पर्पस के लिए बनाया गया है, या उससे आप क्या क्या काम कर सकते हो, उसको किस किस चीजों में यूज में ला सकते हो। तो अगर आप दुनिया की किसी भी वस्तु, पदार्थ, चीज को आप अगर इन दो बेसिस पे अगर डिफाइन करते हो और जस्टिफाई कर पाते हो कि इसका ये एट्रीब्यूट है और इसका ये बिहेवियर है, देन डेफिनेटली दैट क्वांटिटी और दैट एंटिटी कैन बी टर्म्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो एग्जांपल जो हम बोले, तो इसमें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई टर्म आया ही नहीं सर। तो आप कैसे इस चीज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बोल रहे हो? या लेटर ऑन हम लोग इस चीज को जब यूज करके देखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, अपने क्लास के कंपोनेंट्स को ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस कराएंगे। अब ये बात बहुत डीप मीनिंग के साथ आता है और आप लोग को शुरू में ही जान लेना बहुत जरूरी है। राइट फ्रॉम द डे वी हैव बीन यूजिंग सी प्लस प्लस एंड जावा, हम लोग उसमें क्या करते थे, कुछ वेरिएबल्स लेते थे, लेट्स से इंट, फ्लोट, डबल, कैर, इन सब डेटा टाइप्स का। ऑल दीज आर प्राइमरी डेटा टाइप्स, राइट? प्रिमिटिव या प्राइमरी डेटा टाइप बोलते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है, ये हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कहीं ना कहीं डिपेंडेंट बनाते हैं अपने आप पर। हम लोग को पता, हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको एक एप्लीकेशन अगर बना रहे हैं इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा, तो हम लोग उसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन इन्वॉल्व करेंगे ही। अदरवाइज हम एक एप्लीकेशन क्यों बना रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर क्यों डेवलप कर रहे हैं? तुम कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू तो फीड करेंगे ना। अब वो वैल्यू न्यूमेरिकल हो सकता है, नॉन न्यूमेरिकल हो सकता है, इनमें से किसी भी टाइप का हो सकता है। न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हो तो आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ेगा, वेरिएबल्स ले रहे हो तो अगेन वो प्रिमिटिव टाइप का होगा। तो डिपेंडेंसी हमेशा हमारा वहीं पे आकर के रुकता है कि आप वेरिएबल डालो, और वेरिएबल ले रहे हो तो उसका टाइप बता दो, इंट, फ्लोट, डबल क्या होगा आप देख लो। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रिमिटिव या प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं। जावा में भी 8 प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं। फ्लोट है, बुलियन है, बाइट है, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, इंट, डबल, कैर, इस तरह से हो गए आई थिंक 7 या 8। ठीक है, तो इन पे डिपेंडेंसी अगर हम अभी प्रोग्राम लिख रहे हैं और इन पे डिपेंडेंसी अगर हम दिखा दे रहे हैं कि मेरे प्रोग्राम में मैंने इनमें से कुछ या इन सभी वेरिएबल्स को इस डेटा टाइप का यूज किया है, प्रिमिटिव डेटा टाइप का, तो फिर हमारा वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बन पाता है। प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ही बोल रहा है यहाँ पे डेवलपर कि आप ऐसा कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाओ, अगर उसको आप प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हो तो उसका मतलब है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो प्राइमरी डेटा टाइप्स पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ये तो बहुत अजीब सा बात है, क्योंकि दुनिया में हम लोग जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो वेरिएबल के थ्रू कर रहे हैं। फॉर्मूला में आप वेरिएबल डालते हो, आप वेरिएबल डाल रहे हो तो वेरिएबल का कोई एक टाइप होगा, न्यूमेरिक या नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक है तो अगेन उसमें इंट, फ्लोट, डबल, बाइट इस टाइप का कुछ होगा। नॉन न्यूमेरिक है तो कैर है, बुलियन है, बाइट है, इस टाइप का कुछ होगा। तो इनमें से किसी न किसी फॉर्मेट में तो हम सेलेक्ट करेंगे ना।
I'm trying to share my screen. Is it visible? Yes, sir. इवन दो वो शेयर हो गया है, वो काम नहीं कर रहा है। ओके, नेवर माइंड। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप से अगर हम डिपेंडेंसी हटा सके, मतलब आपको अगर ऐसा वैल्यूज लेना है, आपको अगर ऐसे प्रिमिटिव वैल्यूज लेने भी हैं, ठीक है, तो आप ऐसा कुछ एक तरकीब निकालो, रास्ता निकालो जहां पे आप वेरिएबल्स या वैल्यूज तो यूज करो, नंबर है तो नंबर टाइप का यूज करो, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शनल टाइप का यूज करो, लेकिन वहां पे प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं लिखो, इंट फ्लोट डबल ये सब नहीं लिखो। तो जावा डेवलपर्स ने बोला अच्छा, अगर हमको प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बना करके दिखाना है तो हमको यहाँ से प्रिमिटिव से डिपेंडेंसी हटाना पड़ेगा। एंड यस, दे वर सक्सेसफुल इनफ के उन्होंने सॉल्यूशन खोजा कि हाँ, यूजुअली अगर आप एक प्रोग्राम बनाते हो, वहां पे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज करते हो तो कोई बात, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हमको उसी चीज को अगर प्रिमिटिव या प्राइमरी सॉरी प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की डेफिनेशन पे बैठाना है तो हमको प्रिमिटिव डेटा टाइप हटाना पड़ेगा, और उसके लिए उन लोगों ने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। लेट्स नॉट गो ओवर देयर, अदरवाइज हम लोग डाइवर्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये एक एस्पेक्ट रहा। Just a minute. ओके, सो ऑब्जेक्ट क्लास, इन्हीं पे डिस्कस हम लोग पहले करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन हम लोगों ने दे दिया, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट हम लोग अपने प्रोग्राम्स में जब वेरिएबल्स को यूज करते हैं, वेरिएबल्स का वैल्यूज दे देते हैं और उस पर इनपुट करा के कैलकुलेशन एंड प्रिंट आउट सब कुछ काम कर लेते हैं। देयर आर टू थिंग्स थ्रू विच वी कैन डिपिक्ट द आउटपुट और यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओओपी। फर्स्ट थिंग इज दैट आप हो सकता है अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ या नहीं बनाओ, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी होने वाला है, बिकॉज जो अगला पार्ट जो हम बोलेंगे क्लास का डेफिनेशन, वो थोड़ा सा कंफ्लिक्ट करेगा। बट येट आप लोग को ओपन माइंडेड होकर के इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे डिफरेंस क्यों हो रहा है। आई थिंक हम लोग को इस चीज को फाइंड आउट कर लेना चाहिए। ओके, सो हम लोग ऑब्जेक्ट जरूर यूज करते हैं, बट मैंडेटरी नहीं है कहीं पे कि आप अपने हर प्रोग्राम में एक ऑब्जेक्ट को यूज करो। लेकिन ये मैंडेटरी हो जाता है कि जावा में कि आप अपने प्रोग्राम में एटलीस्ट एक क्लास जरूर रखो। अगेन इफ यू सी द एग्जांपल जो यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसने सबसे पहले एक क्लास लिया है, क्लास का नाम उसने कुछ ले रखा है मेन नाम से। then inside the class it is having the main method, जैसे हम लोग void main लिखते थे सी में, यहाँ पे वो पब्लिक स्टैटिक void main इस तरह से लिखता है, कुछ पैरामीटर्स हैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप के। और यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट है जावा का, जहाँ हम लोग printf यूज करते थे सी में और सी आउट यूज करते थे सी प्लस प्लस में, उसी तरह यहाँ पे यूज किया जाता है system डॉट आउट डॉट प्रिंट या system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। दो कमांड्स हैं हमारे पास, राइट। अब इस प्रोग्राम को अगर हम एक बार रन करके देखेंगे तो ये जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे हूबहू यही चीज आउटपुट में दिखाई देगा। ओके, तो इस प्रोग्राम में हम लोग ने क्लास तो यूज किया,
लेकिन कहीं पे भी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया। ठीक है, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट कहीं पे भी यूज नहीं किया है। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि हम लोग हर प्रोग्राम में या हर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। अ क्लास मे और मे नॉट हैव द ऑब्जेक्ट। लेकिन अब जब हम डेफिनेशन डालते हैं कि व्हाट इज अ क्लास, तो क्लास का डेफिनेशन क्या आता है? क्लास इज डिफाइंड एज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर टाइप। ठीक है, आप लोग किसी भी बुक में देख लो, बुकिश लैंग्वेज उठा करके, कहीं ना कहीं बेसिक लेवल पे यही डेफिनेशन आता है कि क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर टाइप। ये बात ये बात बेसिक डेफिनेशन बोलने के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सटीक नहीं बैठता है। कैसे? ओके, सो लेट्स से कि हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में हम लोग स्टैंडर्ड 8 या 9 या 10 किसी क्लास में, तो स्टैंडर्ड 8 में अगर 40 स्टूडेंट बैठे हैं, तो ये सबके बीच में एक सिमिलैरिटीज है। क्या है? सभी लगभग एक ही एज ग्रुप के हैं, सभी ने कुछ लेवल्स ऑफ क्लासेस कंप्लीट करके स्टैंडर्ड 8 पे क्वालिफाई करके पहुंचे हैं, है ना? सबका टाइम टेबल सेम है, सभी सेम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो ये सब सिमिलैरिटीज है इनके बीच में। बट येट एवरी कंपोनेंट विद इन दैट क्लास हैज गॉट इट्स ओन इंडिविजुअलिटी। हर एक स्टूडेंट का अपना इंडिविजुअलिटी है, हर एक का अपना ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आप हर एक ऑब्जेक्ट को, मतलब हर एक स्टूडेंट को एक ऑब्जेक्ट तो मान सकते हो। सब में सिमिलैरिटीज भी हैं, दैट्स व्हाई दे आर सिटिंग इनसाइड द सेम क्लासरूम। But yet they do have their own identity, they do have their own characteristics and behavior, which may or may not differ from each other. हो सकता है दो ट्विंस एक ही क्लास में पढ़ रहे होंगे, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल दिखने वाले होंगे, है ना? या दो स्टूडेंट्स का एड्रेस सेम हो सकता है। ठीक है, तो उस तरह से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो है जो सेम हो सकते हैं, कैन बी अ पार्ट ऑफ अ क्लास, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि हर एक ऑब्जेक्ट जो बने वो सब कुछ आपस में सिमिलर रहे। ठीक है, तो यही थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट क्रिएट कर सकता है। हम लोग जब धीरे धीरे यूज पे पहुंचेंगे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, और इनको ऑब्जर्व करेंगे क्लोजली, तो ये डेफिनेशन से थोड़ा सा डाइवर्ट करेगा। ठीक है, डेफिनेशन से थोड़ा डाइवर्ट करेगा, बट ठीक है, ग्रेजुअली उसका डेफिनेशन भी हो सकता है चेंज हो जाए जब हम लोग धीरे धीरे आगे प्रैक्टिकल अप्रोच लगाएं। ओके, ये दो हो गया। सो यस, every program in Java requires minimum a class or multiple classes could be there, but it is not mandatory for a class to have its object. Again, object is also defined as an instance of a class. ये भी एक चीज है। ठीक है, an object is defined as the instance of a class. Object are also known as ठीक है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास बोल दी, यही सही है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंस ऑफ अ क्लास? इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर कराना चाहेंगे। हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं बनाए होंगे कभी ना कभी, राइट? हम लोग जब पीपीटीज बनाते हैं और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोलते हैं, तो वहां पे हम लोग को क्या सिलेक्ट करने के लिए मिलता है? अपना टेम्पलेट सेलेक्ट करने के लिए मिलता है, इजंट इट? टेम्पलेट क्या है? एक इंस्टेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है। हो सकता है सेम टॉपिक पे हम लोग तीनों लोग अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तीनों का सब्जेक्ट मैटर, कंटेंट, ये सब चीज सेम हो सकता है, बट डेफिनेटली हम लोग का टेम्पलेट्स वेरी करेगा, है ना? कोई ब्राइट कलर का ले रहे होंगे, कोई डार्क कलर का ले रहे होंगे, कोई कुछ फॉर्मेट में ले रहे होंगे। तो भले हो सकता है हम लोग का किसी तरह से कंटेंट सेम हो जाए। हाँ, अगर क्वेश्चन दिया गया पहले से तो कंटेंट डेफिनेटली हो सकता है सिमिलर रहे, but the way those contents are being reflected upon may vary, and it's surely going to vary. तो ये जो इंस्टेंस या ये जो टेम्पलेट बोला गया, ये क्या है? एक इंस्टेंस ही है। मतलब एक पर्टिकुलर समय में आपने उस क्लास का कौन से कंपोनेंट के बारे में बात किया है या कौन से कंपोनेंट को यूज कर रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू डिफाइन किया जा सकता है। बट ऐसा कहीं मैंडेटरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट के द्वारा, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही डिफाइन किया जाए। ठीक है, ये बहुत फर्क है इस पे। एक है कि मैंडेटरी है कि ऑब्जेक्ट के द्वारा ही
डिफाइन किया जाए, बट ऐसा कोई मैंडेट नहीं है, मैंडेटरी रूल्स नहीं है। आप ऑब्जेक्ट के थ्रू भी, ऑब्जेक्ट के बिना भी डिफाइन कर सकते हो, बट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने से फायदा क्या पहुंचता है? अ सिंगल क्लास कैन बी इंस्टेंशिएटेड n नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब क्या हो गया, आपने एक क्लास बनाया, उस क्लास के आप सेवरल टेम्पलेट्स बना सकते हो। ठीक है, आप उस क्लास के सेवरल टेम्पलेट्स बना सकते हो बस एक ऑब्जेक्ट बदल करके। अगर यहाँ पे क्लास मेन है, मेरा एक ही क्लास है, इसका हम बहुत सारे इंस्टेंस बनाना चाहते हैं, इंस्टेंस मतलब उसका डुप्लीकेसी या उसको हम वैरायटीज ऑफ फॉर्मेट में यूज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ नॉट रिपीटिंग द कोड्स अगेन एंड अगेन, हम दोबारा नहीं लिख करके हम क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाते चले जाएंगे। तो अगर हम 2-3 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और हर ऑब्जेक्ट के थ्रू अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट कराते हैं, तो वही कोड को हम रीयूज किसी तरह से करके दिखा सकते हैं। So your single code is being used again and again simply by having multiple number of objects of that class. ठीक है, यहां तक आइडिया क्लियर है? यस सर। ठीक है, आप लोग में से कोई और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो, मोस्ट वेलकम प्लीज। इसको वन साइडेड कम्युनिकेशन नहीं रखते हैं। फील फ्री, आप लोग को और कुछ पॉइंट्स पता है ऐड करना चाहते हो जो हम मिस आउट कर गए होंगे मे बी? नो सर। ठीक है, फाइन। तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गए। नेक्स्ट वन इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, कोई इस पे कुछ लाइट थ्रो करना चाहेंगे, क्या है पॉलीमॉर्फिज्म? वॉट एवर यू नो अबाउट इट, बी क्विक। प्रेरणा? सर जितना याद आ रहा है पॉलीमॉर्फिज्म में जैसे नेम सेम रहता था ऑब्जेक्ट का, बट उनका दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग रहता था। ओके, नाइस ट्राई। सरिता, आप ट्राई कीजिए। नो सर। ओके, कोई बात नहीं। पॉलीमॉर्फिज्म, पहले तो एक टर्म जो है दो वर्ड से बना है, पॉली एंड मॉर्फिज्म या मॉर्फ। पॉली का मतलब ही होता है मेनी, है ना, पॉलीगन, है ना, पॉलीयूरेथ्रीन, ऐसे करके हम लोग जो केमिकल्स का नाम यूज करते हैं। पॉली का मतलब हो गया मेनी, और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। ठीक है, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। सो वन थिंग that could be used or can be reflected in multiple ways or multiple forms defines is being defined as a polymorphism. तो किसी एक चीज को आप उसका ढंग बदल बदल करके आप यूज करते चले जाओ, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत सा एक कॉन्सेप्ट निकल कर के आया, जिसके चलते बहुत ही लाइंस ऑफ कोड्स आप अपना बचा पाते हो, या एक पीस ऑफ कोड को रीयूज का जो कॉन्सेप्ट बोला जाता है, कोड रीयूजेबिलिटी, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से अचीव हो सकता है। ट्राई टू रिकॉल, हम लोग क्या पढ़े थे सी में, कि वहां पे हम लोग जब फंक्शंस के बारे में बात किए थे, फंक्शंस का हम लोगों ने 4 कॉम्बिनेशन देखा था। किसी को याद है वो 4 कॉम्बिनेशन? यस सर। रिटर्न टाइप फंक्शन का एक का मतलब रिटर्न टाइप होता था, एक जो उसको वर्ड्स में मैं बता देती हूँ, एक मिनट सर। So with argument, no parameters, and without arguments, no parameters. With arguments and with parameters, and no arguments and no parameters. Okay, very good. With parameter, without parameter, with argument, without, sorry, with return type, without return type, right? ये 4 कॉम्बिनेशन हमारे पास थे। नाउ इमेजिन किया जाए कि एक फंक्शन, ठीक है, उसका नाम है लेट्स से कैलकुलेट। उसको मैंने एक बार यूज किया, अगेन मैंने उसी फंक्शन को फिर से यूज किया, इस बार मैंने उसका या तो रिटर्न टाइप चेंज कर दिया या उसका नंबर ऑफ पैरामीटर्स मैंने चेंज कर दिया। फिर इसको मैंने तीसरी बार फिर से उसी फंक्शन को कैलकुलेट नाम से यूज किया,
लेकिन जब फिर से मैंने पैरामीटर चेंज कर दिया. सो आई एम ट्राइंग टू यूज function 3 times without changing its name, and I'm just twisting or changing, trying to change the number of parameters or the type of parameters along with the return type. तो अगर हम अपना नाम सेम रख करके उस कंपोनेंट को, फंक्शन क्लास के उस कंपोनेंट को या प्रोग्राम के उस हिस्से को बार बार यूज करते चले जाए, 2 या 2 से अधिक बार, और उसका सिर्फ फंक्शनैलिटी किसी न किसी तरीके से हम चेंज कर पाए, तो वो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है. इट कैन हैपन विद द क्लासेस, इट कैन हैपन विद द फंक्शंस. सो कॉमनली हम लोग फंक्शंस में ही देखेंगे जब हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग, जहाँ पे एक ही फंक्शन का या दो या दो से अधिक फंक्शंस होंगे और उनका रिटर्न टाइप चेंज हो सकता है या उनका पैरामीटर लिस्ट चेंज हो सकता है रीयूज करने टाइम. तो वो चीज हम लोग का पॉलीमॉर्फिज्म डिफाइन किया कर सकता है उसके थ्रू, राइट. इसमें हम लोग को वर्कआउट बहुत करना है. इसमें टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म. विल सी टू इट. Next important thing is inheritance. Inherit करना, विरासत में पाना, right? आपके दादाजी का प्रॉपर्टीज आपके पिताजी को मिला होगा या उनके भाइयों में बटा होगा. आपके पिताजी का जो प्रॉपर्टीज है वो उनके बच्चों में आएगा, isn't it? तो ये क्या है, हम लोग कुछ या सारा प्रॉपर्टीज किसी एक एग्जिस्टिंग क्लास का एक्वायर कर रहे हैं ताकि हम उसको दोबारा अपनी तरीके से यूज कर सके. ठीक है, बहुत सिंपल सा रूल है, रियल लाइफ में भी यूज होता है और प्रोग्रामिंग के टर्म्स में भी वही कॉन्सेप्ट है कि एक एग्जिस्टिंग क्लास बना हुआ है, क्लास के कुछ कंपोनेंट्स होंगे. अब उस क्लास के कुछ कंपोनेंट्स को या सारे के सारे कंपोनेंट्स को एक नया क्लास एक्वायर कर ले, यूज कर ले, तो ये इनहेरिटेंस हो जाएगा. सो फॉर इनहेरिटेंस टू टेक प्लेस हम लोग के पास मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए कि देयर शुड बी एट लीस्ट 2 क्लासेस. कम से कम 2 क्लास होना चाहिए और उन दोनों क्लास के बीच में कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी इनहेरिटेंस होगा. merely by writing, simply by writing 2 or more classes does not define inheritance, because 2-3 क्लासेस तो है लेकिन उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो वो इनहेरिटेंस नहीं कहलाएगा. तो 2 या 2 से अधिक क्लास होने चाहिए और उनके बीच में रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट होना चाहिए, तभी इनहेरिटेंस होगा. अभी रिलेशनशिप किस तरह का, तो एक पहले से बना हुआ क्लास होगा, उसको पेरेंट क्लास बोलेंगे और उसके प्रॉपर्टीज को एक नया क्लास जो इनहेरिट करेगा वो चाइल्ड क्लास कहलाएगा. तो ये कम से कम 2 क्लास तो मांग रहा है, 2 से अधिक क्लासेस भी हो सकते हैं. इसमें जावा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इनहेरिटेंस डिफाइन करने में या इनहेरिटेंस को इनकॉर्पोरेट करने में, और इसमें कुछ नियम कानून भी आ जाते हैं जब स्पेसिफिकली हम लोग जावा के बेसिस पे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जावा एक तरह का इनहेरिटेंस किसी एक तरह के इनहेरिटेंस को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है. उसको सपोर्ट कराने के लिए हम लोग को कुछ नया कॉन्सेप्ट लाना पड़ा. ठीक है, ये हो गया हम लोग का इनहेरिटेंस. आगे हम लोग देखते हैं. तो नेक्स्ट थिंग इज encapsulation. इनकैप्सुलेट करने का मतलब कि चलो एक जनरल नोमेनक्लेचर ही देखते हैं. आपने बड़ा बेतुका सा एक रिलेशन है डिस्कस करने के लिए, बट स्टिल शायद समझ में आ जाता है, तो इसीलिए हम इस चीज को चला देते हैं. हम लोगों ने एक कैप्सूल अपने लाइफ में देखा है ना, जो कैप्सूल हम लोग दवा खाते हैं. कैप्सूल कैप्सूल को अगर खोल करके देखा है तो उसके अंदर क्या रहते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पार्टिकल्स रहते हैं मेडिसिन के, है ना, छोटे छोटे चूर जैसा रहता है. ये क्या है, डिफरेंट केमिकल्स को बना करके 2-3 मेडिसिन को एक साथ उस पैकेट के अंदर, पैकेज के अंदर डाल करके समेट के रखा गया है. अब सवाल ये आता है कि जब हम उसका टैबलेट बना सकते हैं तो कैप्सूल बनाने की क्या जरूरत है. कुछ रीजन होगा, लेट्स से एक ही रीजन समझ में आता है कि वो जो केमिकल्स हैं उनको एक साथ मिक्स मर्ज करके आप नहीं रख सकते थे टैबलेट बना करके, वो किसी और तरह से रिएक्ट कर जाता, या कुछ और रीजन होगा. कैप्सूल्स हो सकता है ज्यादा क्विकली रिएक्ट करता होगा बॉडी में, इसलिए उसको ग्रैन्यूल्स पार्टिकल्स में रखते हैं.
इसीलिए डॉक्टर्स मना भी करते हैं कि आपको कभी भी एक कैप्सूल को खोल के नहीं खाना चाहिए। एक तो टेस्ट गंदा आता है, दूसरा काफी क्विकली रिएक्ट करना स्टार्ट करता है। तो आपका बॉडी शायद उस चीज के को एक्सेप्ट ही ना कर सके और उसके चलते आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े आपके ब्लड सर्कुलेशन पे या आपके किडनीज पे या आपके फंक्शनैलिटीज पे। लेट्स नॉट गुड ओवर देयर। सो एनकैप्सुलेशन में क्या है कि उसने कुछ चीजों को मिला करके बाइंड करके रखा है। सिमिलर टू दैट हम लोग को पता है एक क्लास का ना दो ही कंपोनेंट होता है। ठीक है, आप जब भी एक क्लास कंसीडर करोगे उसका सिर्फ दो ही कंपोनेंट होगा। व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ अ क्लास? फर्स्ट थिंग आर द डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स मतलब वो सारे वेरिएबल्स जो एक क्लास के अंदर डिक्लेयर होते होंगे। यूजुअली हम लोग सी में जो देखे या सी प्लस प्लस में भी आप लोग जो पढ़े होंगे, हम लोग यूजुअली अभी तक वेरिएबल्स को कहाँ डिक्लेयर करते हैं? किसी फंक्शन के अंदर। अब वो मेन मेथड हो या कोई और फंक्शन हो, फंक्शन के अंदर हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। बट दोज वेरिएबल्स आर लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या है उस पे भी हम लोग आएंगे। फिलहाल वो लोकल वेरिएबल था। क्लास वेरिएबल क्या हो गया? अगर कोई भी वेरिएबल को हम सीधे क्लास के अंदर यहाँ पे डिक्लेयर करने बैठ जाए, लेट्स से इंट एक्स सेमीकोलन, सो ये एक मेरा क्लास वेरिएबल बन गया। ठीक है, क्लास वेरिएबल बन गया। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया है ये क्लास वेरिएबल है। क्लास वेरिएबल का अलग ही बेनिफिट है एज कम्पेयर टू लोकल वेरिएबल्स, आगे चल करके देखेंगे। तो एक कंपोनेंट हो गया एक क्लास का कि उसके इंस्टेंस वेरिएबल्स या क्लास वेरिएबल्स, और दूसरा होता है मेंबर फंक्शन। जितने भी फंक्शंस मेथड्स आप एक क्लास के अंदर बनाओगे वो सारे उसके मेंबर्स कहलाएंगे। तो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ अ क्लास। फर्स्ट वन आर द वेरिएबल्स दैट वी आर यूजिंग इनसाइड अ क्लास, those are known as data members, and all the functions that we are writing inside the class are known as the member methods. यही दो कंपोनेंट्स होते हैं एक क्लास के। अगर इन दोनों चीजों को आप इक्वली बाइंड करके रखो ताकि इनके बीच में जो रिलेशन है, जो डेटा का जो ट्रांजिशन है, मूवमेंट है, उसको क्लोजली मॉनिटर करो और एकदम टाइटली पैक्ड रखो। ठीक है ना, ताकि एकदम वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में चले इनका रिलेशन, तो वो एनकैप्सुलेशन के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। So tightly binding or binding up of the data members along with the member functions to define a well constructed structure is the concept known as encapsulation. ठीक है, and last thing is data abstraction. Okay, sorry. So abstraction क्या है? Let's think about a novel or any new book आपने देखा कि लॉन्च हुआ है मार्केट में। You go into a book shop, आप वहाँ उस बुक को उठाते हो एंड आप उसको पढ़ने लग जाते हो। बट इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उस पूरे बुक को पढ़ने के बाद डिसाइड करो कि हाँ मुझे ये लेना है या नहीं लेना। ये भी नहीं कि आप उस बुक का एक दो चैप्टर या एक दो कंपोनेंट्स पढ़ने के बाद आप डिसाइड करते हो कि ये बुक मेरे पसंद का है या नहीं। तो एक तरह का उस बुक का जिस्ट जानने के लिए ऑथर्स या राइटर्स क्या करते हैं, बुक का एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू दिखा देते हैं। जैसे हम लोग मूवीज का ट्रेलर देखते हैं, उससे हम लोग को एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू अंदाजा मिल जाता है कि ये मूवी किस थीम पे है। एक्शन मूवी है, कॉमेडी मूवी है, इसमें जो भी सीक्वेंसेस दिखाई दे रहे हैं वो मेरे लाइकिंग के है या नहीं।
सो आप ट्रेलर देख करके आप गेस करते हो या आपको एक्साइटमेंट होता है कि हमको ये मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, राइट? तो उसने क्या किया, एक ओवरव्यू दिखाया है विदाउट शोइंग द एंटायर मूवी और विदाउट रिवीलिंग द एंटायर कॉन्सेप्ट और एंटायर चैप्टर्स। तो एक प्रीफेस एक बुक में हम लोग देखते हैं, उसके थ्रू हम लोग पढ़ करके एक अनुमान लगा पाते हैं कि अच्छा ये बुक का थीम या जिस्ट या समरी ये रहा है, हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। सिमिलर टू दैट, हाइडिंग द नॉट सो एसेंशियल कंपोनेंट्स और रादर ऑपोजिट वे में भी अगर सोच लें, हाइडिंग द एसेंशियल कंपोनेंट्स फ्रॉम द यूजर विदाउट रिवीलिंग ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटीज इज द टास्क दैट इज अचीव थ्रू एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल एस्पेक्ट और कंपोनेंट होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इसके थ्रू आप प्रोग्राम्स के कुछ हिस्सों को रिस्ट्रिक्ट कर पाते हो, इंक्लूडिंग द वेरिएबल्स, हाउ दे आर बीइंग यूज्ड। वेरिएबल के साथ दिक्कत ये है कि अगर हम उस वेरिएबल को डिफरेंट फंक्शंस में यूज कर रहे हैं तो किसी न किसी फंक्शन में हम उसको हो सकता है वैल्यू चेंज करने पे मजबूर हो जाए। बट आप अगर एकदम स्ट्रिक्ट रहना चाहते हो कि नहीं ये वेरिएबल का वैल्यू थ्रू आउट कंसिस्टेंट कांस्टेंट रहेगा और चेंज नहीं होने वाला, तो फिर वो एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू पॉसिबल हो पाएगा। आपको उसको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के थ्रू, इनफैक्ट मेथड और एक क्लास को भी आप एब्स्ट्रैक्ट व्यू के थ्रू रिवील करा सकते हो। सो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कुछ झलक हम लोग को आगे देखने को मिलेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग फॉलो करेंगे वो हमारा ये 4 कॉन्सेप्ट है। इनका यूज और यूटिलाइजेशन हम लोग को सबसे अच्छे तरीके से समझना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी बेस्ड ऑन दीज 4 फैक्टर्स। अगेन एब्स्ट्रैक्शन का कुछ आगे चल करके एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स के थ्रू उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है वो भी हम लोग देख पाएंगे। इज इट क्लियर टिल नाउ? Yes, sir. ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग आज नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट जब हमारा होगा कल परसों में, तो उसमें आने से पहले एटलीस्ट इसका ना एक ओवरव्यू आप लोग देख लो या थोड़ा डिटेल में देख लो, बिकॉज इस बात को हम लोगों ने इतना तो बोल दिया, लेकिन होगा क्या ना जब हम लोग प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे ना ये बात सब कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा कि सर आप सेकेंड क्लास में जो बोले थे वो सब कहाँ यूज होता है। लेकिन पढ़ने टाइम और पढ़ाने टाइम मतलब आप लोगों को और मुझे हम दोनों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जब जब एक प्रोग्राम बनाएं उसमें कहीं ना कहीं इन कॉन्सेप्ट को खोजें। ठीक है सर, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट ऊप्स का लगा है, क्योंकि ये जब तक समझ में नहीं आएगा हम लोग एक अच्छे डेवलपर नहीं बन पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो जब भी हम लोग प्रोग्राम बनाए कुछ एस्पेक्ट देखें उसमें हमेशा हम लोग खोजें इस चीज को कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो कि हम लोग इनकॉर्पोरेट या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उससे बेनिफिट क्या पहुंच रहा है, क्या ये हमारा जो सेकेंड डे को जो डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन हुआ था उससे कोरिलेट कर रहा है, अगर कर रहा है तो किस सेंस में कर पा रहा है। ठीक है, ये सब चीजों को हम लोग बहुत ही ओपन माइंडेड होकर के देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सो बी विजिलेंट। आई वुड सजेस्ट कि स्टार्टिंग फेज पे ही है, थ्योरी तो हम डिस्कस कर दिए, एक तरह का रिवीजन ही काइंड ऑफ हो पाया है। आप लोग इसको पढ़ करके अच्छा से अच्छा नोट्स बना लो ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये कहीं भी आप जाओ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाला अक्रॉस एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू सी। ठीक है, बस उसका यूटिलाइजेशन या इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस लैंग्वेजेस चेंज होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट द बेसिक डेफिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन विल रिमेन सेम अक्रॉस द लैंग्वेजेस। तो इस चीज का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक अच्छा नोट्स विथ पॉसिबल सेट ऑफ एग्जांपल्स ये हम चाहते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास से पहले रेडी कर लो, हो पाएगा? Yes, sir. ठीक है, आई होप आई एक्सपेक्ट कि हमको ये सब आंसर्स मैम के थ्रू एटलीस्ट एज अ होमवर्क आप लोग करके दो और हम इसको देख के इसमें जो भी 19-20 रहा या कुछ अच्छा रहा तो उसमें हम लोग डिस्कस कर पाए। ठीक है, आई एम स्टॉपिंग ओवर हियर बिकॉज आई हैव सम अदर